चिल्ड्रेन से पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक क्या है उसके बारे में पढ़ा था। तो हम लोग वो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मैंने 3 पार्ट में छोटे छोटे पार्ट करके बनाया है। आपको जो टॉपिक देखना होगा उसमें दे सकते हैं, और या तो पूरा चैप्टर देखना होगा तो वो भी मैंने सारा इंक्लूड करके एक में बना दिया है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर है आपको चैप्टर 2, जो कि आपको है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 2 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना होगा, किस किस टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। तो पहला है नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड क्या कवर करेंगे इसमें, नॉर्मल रेसिडेंस कौन होते हैं, डोमेस्टिक टेरिटोरियल ऑफ ए कंट्री। थर्ड हम लोग कवर करेंगे कन्वर्जन, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। उसके बाद है फोर्थ जीडीपी डिफ्लेटर, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, कन्वर्जन ऑफ रियल जीडीपी इनटू नॉमिनल जीडीपी, उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें चैप्टर। और लास्ट कौन सा टॉपिक कवर करेंगे इसमें, जीडीपी एंड वेलफेयर लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। इससे पहले जीडीपी पढ़ेंगे क्या होता है एंड वेलफेयर, और उसका लिमिटेशन क्या है जीडीपी का, और पढ़ेंगे ग्रीन जीएनपी। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि इनकम क्या होता है। हम लोग इतना देर में तो जान चुके होंगे इनकम किसको कहेंगे। इनकम हम लोग बात जब भी करेंगे तो एक इंडिविजुअल का बात करेंगे कि वो कितना अर्न करता है, कितना उसको पैसा मिलता है। लेकिन जब भी नेशनल इनकम का बात करेंगे तो एज ए होल बात करेंगे हम लोग, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं और उसमें नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं। नेशनल इनकम मतलब पूरे लोग कितना कमाते हैं, कितना देश में इनकम जनरेट होता है। तो चलिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by the normal residents of a country during an accounting year। इसका क्या मतलब हुआ, नेशनल इनकम क्या है, सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम्स। अब फैक्टर इनकम क्या होता है, अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंस। तो फैक्टर इनकम किसको बोलेंगे, फैक्टर इनकम जैसे कि हम लोग क्या है इसमें फैक्टर इनकम 4 तरह का होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग कोई फैक्ट्री लगाते हैं, मान लीजिए कि हम लोगों ने कपड़े का फैक्ट्री लगाया, तो उसके लिए क्या जरूरत होगा हम लोग को, लैंड का। ठीक है, और हम लोग अगर जैसे लैंड है मेरे पास, अगर मैं उस लैंड को किसी को दे रही हूँ तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। फिर आता है लेबर क्योंकि ज़रूरत है हर जगह। अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, मशीन है, तो भी आपको लेबर का ज़रूरत पड़ेगा उसको ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए। तो आप लेबर को क्या दीजिएगा, वेजेस दीजिएगा। और कैपिटल, फिर कैपिटल क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैपिटल, क्योंकि बिना पैसा का तो कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, कैपिटल के बदले हम लोग को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और लास्ट में क्या है आपको होता है एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर को एक तरह से हम लोग मान सकते हैं बिजनेसमैन है वो, क्योंकि वो दिन भर मेहनत किया, किस तरीके से सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो उसके बदले उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो आपको फैक्ट्री इनकम्स क्या कौन कौन हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसके बदले में जो हम लोग को इनकम मिल रहा है, चाहे आपको इंटरेस्ट के रूप में मिल रहा है, चाहे रेंट के रूप में मिल रहा है, चाहे वेजेस के रूप में मिल रहा है, चाहे प्रॉफिट के रूप में मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। और वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। कौन और किसके द्वारा उसको कमाया जाता है, नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री, जो हमारे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंस मिला हुआ जिसको, उसको ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब अकाउंटिंग ईयर का कब से स्टार्ट होता है, तो अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर को हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, या अकाउंटिंग पीरियड भी बोल सकते हैं, या फाइनेंशियल पीरियड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया हो कि नेशनल इनकम क्या होता है। ये अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम एंड द ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस, अंतर क्या होता है, फैक्टर इनकम किसको कहेंगे और ट्रांसफर इनकम किसको कहेंगे। तो फैक्टर इनकम पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज द इनकम विच इज अर्नड बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर ऑफ सर्विसेज। जैसे कि मैंने बताया, ये इसमें क्या होगा कि ये ऐसा इनकम है जो हम लोग कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ उसके बदले में दे रहे हैं किसी को, उसके बदले में जो पैसा मिलता है वो फैक्टर इनकम कहलाता है। जैसे मैंने बताया था कि लैंड अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उसके बदले आपको रेंट मिल रहा है। अगर आप लेबर से काम करा रहे हैं उसके बदले उसको वेजेस दे रहे हैं, तो वो वेजेस क्या है, फैक्टर इनकम है। अगर
कैपिटल लगा रहे हो उसके बदले में कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो भी फैक्टर इनकम है, और कोई एंटरप्रेन्योर से दिन भर मेहनत कर रहा है उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो भी फैक्टर इनकम है। ठीक है, तो और ट्रांसफर इनकम किसको बोलेंगे? इट इज़ द इनकम विच इज़ नॉट अर्न बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर ऑफ सर्विसेज। ये ऐसा इनकम है जो आपको ऐसे ही मिल गया, मतलब इसके लिए आपने किसी को कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसको, जैसे हम डोनेशन देते हैं, जैसे कोई चैरिटी है, मतलब चैरिटी लोग करते हैं, कोई जैसे अनाथालय है वहाँ हम लोगों ने डोनेट कर दिया, कोई स्कूल है, कोई लड़कियों के डेवलपमेंट के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ डोनेट कर दिया, तो वो सब क्या है? ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि आप उसके बदले उसको कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से स्कॉलरशिप, जैसे बच्चे जो मार्क्स अच्छे लाते हैं या फिर गरीबी के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे जो स्कॉलरशिप दिया जाता है, वो भी क्या है? आपको कुछ उसके लिए आपने उसको काम नहीं दिया, कुछ हेल्प नहीं किया, बस उसको ऐसे ही दिया गया, तो वो क्या है? ट्रांसफर इनकम। फिर ओल्ड एज पेंशन, वो भी इसमें आता है। ओल्ड एज पेंशन क्या है? आप बूढ़े हो चुके हैं, आप काम नहीं कर सकते हैं, तो उसके बदले सरकार क्या करती है? आपको 2-2,500 रुपया हर मंथ के लिए देती है, या जो भी उसका वो डिसाइड मतलब रहता है उस समय, तो वो आपको देती है। तो वो आपको क्या, आपको किसी काम नहीं कर रहे हैं आप, उसके बदले आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आप उसको ऐसे ही आपको अब वो ओल्ड एज पेंशन दे रहा है, तो वो क्या? ट्रांसफर इनकम। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। इट इज़ अ अर्नड इनकम। इस जाहिर सी बात है, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था? सर्विस प्रोवाइड किया था, हम लोगों ने लैंड दिया, लेबर दिया, लेबर वेजेस, फिर कैपिटल लगाया, इंटरप्रेन्योरशिप, ये सब क्या है? वो सब हमने सर्विस प्रोवाइड किया। सर्विस प्रोवाइड किया तो वो इनकम कैसा है? अर्नड इनकम। इसके लिए आपने अपना मेहनत किया, सर्विस दिया। ठीक है, और ये ट्रांसफर इनकम इज ए अर्नड इनकम। ये क्या है? अर्नड इनकम है, मतलब कि आप इसके बदले में आपने कोई सर्विस नहीं दिया, ये आपको फ्री में मिला है, ऐसे ही मिला है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या हुआ? इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये जितना भी सर्विस प्रोवाइड जो हम लोगों ने किया उसके बदले में जो भी हम लोग को मिला, ये सब नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। और ट्रांसफर इनकम क्या है? इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट क्या है? एग्जाम्पल यहाँ पे है, जैसे कि आपको मैंने बताया था पहले से ही कि लैंड के बदले रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट में मतलब उसको मिलता है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है जो कि मैंने यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में मैंने डाला है। उसके बाद यहाँ एग्जाम्पल आपको क्या क्या हो गया? डोनेशन, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, etc। तो ये आप इसकी ये सब क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया ट्रांसफर इनकम का। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है और डिफरेंस क्या है आपको फैक्टर इनकम में और ट्रांसफर इनकम में। तो चलिए, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है या कुछ समझ में आ रहा है, आपके लिए प्रॉफिटेबल है, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए, अब आधा जो टॉपिक बचा है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 का पढ़ा था। चैप्टर 2 जो पढ़ रहे हैं हम लोग क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने नेशनल इनकम क्या होता है उसको कवर किया है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम डिफरेंस कवर किया है। आज पढ़ेंगे हम लोग नॉर्मल रेसिडेंस कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल रेसिडेंस क्या है? क्वेश्चन है, हु आर कॉल्ड नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री। हम लोग किसको नॉर्मल रेसिडेंस कहेंगे कंट्री का? तो उसका दो आपको आंसर होगा। नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री आर, किसको कहिएगा आप नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री? क्या आप उसको भी कहिएगा जो भारत में रहते हैं, या फिर जो लोग फॉरेन से आके रहते हैं वो भी नॉर्मल रेसिडेंस होंगे? कौन होंगे? तो उसका दो फैक्टर है, दो मेन ये है जो आप वो डिसाइड करेगा कि ये रेसिडेंस हम लोग के कंट्री का है या नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट है, हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन ए कंट्री फॉर 1 ईयर और मोर। पहला पॉइंट है आपका कि नॉर्मल रेसिडेंस कौन होगा? वही वो व्यक्ति, वो इंसान जो हमारे कंट्री में 1 या 1 साल से ज्यादा रहता है। ठीक है, जो मान लीजिए कि जैसे कि मैं हूं या आप लोग हैं, तो आप लोग क्या यहाँ पे 1 साल या 1 साल से ज्यादा अगर इस कंट्री में, भारत में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, तो आप नॉर्मल रेसिडेंस होंगे कंट्री के। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऐसा नहीं कि आप यहाँ रह रहे हैं और आप दूसरे देश का आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे देश का यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नहीं, आप यहाँ रह रहे हैं, भले ही आप यहाँ रह रहे हैं और आपका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इसी कंट्री के लिए है। आप इसी इंडिया के लिए ही काम कर रहे हैं, भारत के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ के अगर आप नागरिक हैं, आप इंडिया के हैं और आप अगर यूएस में रह रहे हैं और वहाँ पे आप परमानेंट आपको एनआर मिला हुआ है, मतलब पीआर मिला हुआ है, तो आप मतलब परमानेंट रेसिडेंस वहाँ के हैं और वहाँ के लिए आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे आप कंजम्पशन कर रहे हैं, तो आप इंडिया के रेसिडेंस नहीं होंगे। अगर कोई फॉरेनर, कोई यूएस का व्यक्ति यहाँ हमारे इंडिया में रह रहा है और इंडिया का खा रहा है, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया में कंजम्पशन कर रहा है और इंडिया में अपना सर्विस दे रहा है, तो वो आपको ये इंडिया का वो आपको रेसिडेंस कहलाएगा, आपको इंडिया का उसको नागरिकता मिलेगी। लेकिन वही अगर आप भारत देश के हैं या दूसरे देश के हैं, यहाँ टेम्परेरी बेसिस पे आ रहे हैं, कुछ अपना रिप्रेजेंट करने यहाँ आ रहे हैं, अपना देश के बारे में बताने आ रहे हैं, चाहे आप 1 साल के लिए भी यहाँ क्यों नहीं रहते हो, तो आप नॉर्मल रेसिडेंस नहीं कहलाइएगा। नॉर्मल रेसिडेंट कहलाने के लिए 2 फैक्टर है, 2 पॉइंट है। एक पहले मैंने बताया कि जो इंडिया में, जो भारत में 1 साल या 1 से साल से ज़्यादा रहता है, ठीक है। सेकंड हुआ हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री के लिए होना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट इसी कंट्री के कर रहे हैं, आप कंजम्पशन इसी कंट्री के लिए कर रहे हैं, आप यहाँ के बारे में, यहाँ के प्रॉफिट के लिए काम करें, यहाँ अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ही आप नॉर्मल रेसिडेंस कहलाइएगा, ठीक है। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स he carry out all his economic activities such as production, consumption, investment in that country। पहले ऊपर बता चुकी थी कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब वो देश में वो इंसान अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है उसी देश के लिए, तो वो नॉर्मल रेसिडेंस कहलाएगा इंडिया का। तो ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हो गया? इकोनॉमिक इंटरेस्ट वही हुआ कि जो अपना सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, जैसे प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया उसी कंट्री के लिए, तो उसको ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब नॉर्मल रेसिडेंस का बात करते हैं। नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री डू नॉट इंक्लूड और एक्सेप्शंस। बोला नॉर्मल रेसिडेंस क्या क्या इंक्लूड नहीं करेगा, हर एक को नॉर्मल रेसिडेंस नहीं मतलब बोल सकते हैं, उसका एक्सेप्शंस क्या है। तो पहला पॉइंट है आपका foreigners who visited a country for traveling, holiday, studies, medical treatment, conference, sports, etc। पहला पॉइंट है आपका क्या? फॉरेनर्स, जो वैसे फॉरेनर्स जो विदेश से आ रहे हैं, किस लिए? यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं या छुट्टी मनाने आ रहे हैं या पढ़ाई के लिए अगर आ रहे हैं तो 1 साल में तो चले नहीं जाएंगे, मानी 2-3 साल के लिए आ रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने, कोई बीमारी हो गया उसका इलाज कराने हमारे देश में आ रहे हैं, मतलब 1 साल रह गए, 2 साल रह गए, या कॉन्फ्रेंस करने के लिए, अपने देश के बारे में बताने के लिए यहाँ आ रहे हैं, स्पोर्ट्स खेलने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो वो नॉर्मल रेसिडेंस इंडिया के, भारत के नहीं कहलाएंगे। उसी तरीके से यहाँ से भारत के लोग अगर फॉरेन में, यूएस में जा रहे हैं और वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, छुट्टी के लिए जा रहे हैं, 1 साल 2 साल बीमारी के इलाज के लिए जा रहे हैं, तो वो उस देश के रेसिडेंस नहीं कहलाएंगे, वहाँ उनको परमानेंट रेसिडेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं कि ये नॉर्मल रेसिडेंस है, क्योंकि कोई भी आ रहा है स्टडी करने के लिए 1 साल 2 साल 3 साल जो भी आप पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करके यहाँ से कहाँ चला जाएगा? अपने देश को चला जाएगा, तो वो नॉर्मल रेसिडेंस नहीं कहलाएगा। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है तो इलाज कराया, बीमारी का ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद अपना देश चला गया, तो वो भी नॉर्मल रेसिडेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है फॉरेन स्टाफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स, एम्बेसडर ऑफ फॉरेन कंट्रीज पोस्टेड इन आवर कंट्री। अब सेकंड कौन नहीं इंक्लूड होगा? जो फॉरेन स्टाफ है, मतलब जो विदेश के जो स्टाफ है, मेंबर ऑफ आर्म फोर्स होते हैं ना, कि हर एक देश में कुछ दूसरे देश के, आपको विदेश के जो आर्म फोर्स होते हैं हमारे कंट्री में भी होते हैं, हमारे कंट्री के दूसरे देश में भी होते हैं, और जो दूतावास जिसको कहते हैं, तो वो हमारे देश के दूसरे देश में और दूसरे देश के हमारे देश में भी होते हैं, तो वो भी नॉर्मल रेसिडेंस नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट करे, अपने देश का यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल रेसिडेंस नहीं कहलाएंगे,
ठीक है। थर्ड हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WHO। चलिए थर्ड पॉइंट है इसका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस WHO, IMF एंड फॉरेनर्स वर्किंग इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। अब क्या बोल रहा है कि कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा आपको, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस तरह का इंस्टीट्यूट जो होता है ना, वो भी इसमें आपको नॉर्मल रेसिडेंस में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि WHO क्या है, ये आपको इसमें क्या होता है कि यहाँ अपने अपने देश का ही लोग अपना रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे देश के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो WHO का आपको हेड क्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और IMF का कहाँ पे है, वाशिंगटन में, ठीक है, वाशिंगटन USA में। तो ये यहाँ पे आपको इंडियन भी काम कर रहे, दूसरे देश के भी कंट्री काम कर रहे हैं, अलग अलग लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो वो वहाँ पे काम करे तो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये सबका अपने एक पार्टिकुलर पर्पस होता है, तो इसलिए ये भी इंक्लूड आपको नॉर्मल रेसिडेंस में नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, जैसे शिप, एयरक्राफ्ट। ये भी क्या है, जो क्रू मेंबर्स जो फॉरेन वेसल्स के जो शिप में काम कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट में काम कर रहे हैं, वो भी नॉर्मल रेसिडेंस में नहीं आएंगे, क्योंकि जो शिप में काम करे या फिर आपको जो एयरक्राफ्ट में काम कर रहे हैं, जो मिलिट्री उसके काम कर रहे हैं, या जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे कंट्री के लिए काम नहीं कर रहे, हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ एक्सेप्शंस है जो नॉर्मल रेसिडेंस में नहीं इंक्लूड होते हैं। चलिए अब आ जाते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री किसको बोलेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक टेरिटरी, इसको हम लोग इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। डोमेस्टिक मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक हो गया हमारा, जैसे हम कंट्री, अपनी कंट्री भी देश की बात करें तो हमारा जो बाउंड्री लाइन होता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जैसे इट रेफर्स टू द डोमेस्टिक टेरिटरी, इट रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली। मतलब बोल रहा है कि ये आपको जो हम लोग का जो इंडिया का जो बाउंड्री लाइन है, जो कंट्री हमारे देश का कंट्री बाउंड्री लाइन है, उसके अंदर ही जो काम हो रहे हैं उसी को हम लोग उसको डोमेस्टिक टेरिटरी बोलेंगे। वो एक बाउंड्री लाइन है हमारे देश का, ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन इंक्लूड्स होंगे, इसमें ये भी आ जाएंगे, शिप एंड एयरक्राफ्ट, शिप एंड एयरक्राफ्ट भी इसमें इंक्लूड होंगे, जिसमें वाटर एरियाज आ गया, ठीक है। सेकेंड हो गया फिशिंग वेसल्स, ये इंक्लूड हो जाएंगे, जिसमें एम्फेसिस मतलब दूतावास, जो दूसरे देश की मैंने बताया था ना, जो जैसे अगर दूसरे देश के आपको, जैसे हमारे देश के दूसरे देश में काम करे, दूसरे देश के हमारे देश में काम करे, तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में आएंगे। थर्ड हो गया मिलिट्री, मिलिट्री भी जो दूसरे देश के हमारे देश में काम करते हैं, हमारे देश के दूसरे देश में काम करते हैं, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगे, ठीक है। और कंसुलेट्स, दूत का जिसको कहते हैं कार्यालय, मतलब जिसका जो ऑफिस होता है या जगह होता है वहाँ, उसको भी ये आपको डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होगा। चलिए अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री का क्या मीनिंग होता है। और अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है या यूजफुल है थोड़ा सा भी, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो बाकी जो पोर्शन बचा हुआ है इसका, उसको कंप्लीट करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉर्मल रेसिडेंस कौन है, और नॉर्मल रेसिडेंस में हम लोग किस किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे, और साथ ही पता डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। तो आज हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होने के लिए। तो चलिए पहले, तो इसमें लगभग 6 फॉर्मूला है, लेकिन आप लोगों को बस 3 ही याद करना पड़ेगा, और बाकी जो 3 है आप जस्ट इसको चेंज करके ऑपोजिट करके निकाल पाइएगा। तो पहला फॉर्मूला है आपको नेशनल इनकम निकालने का, ठीक है। नेशनल इनकम निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में हम लोग फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तब जाके हम लोग इसको फिर हम लोग नेशनल इनकम निकल पाएगा। और जब भी हम लोग फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से माइनस करते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो वो हम लोग को निकल जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो अब जब भी क्वेश्चन में अगर आता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है, तो आप फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर दीजिएगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड,
और जब नेशनल इनकम निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो कि देश से जो हम लोग गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड किए हम लोग दूसरे देश को, उसके बदले में जो हम लोग को इनकम मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और जो दूसरे देश हम लोग सामान गुड्स सर्विसेज जो भी मंगाए लिए हेल्प, उसके बदले में जो हम लोग पैसा दे रहे हैं हम लोग अब्रोड को, दूसरे कंट्री को, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रोड बोलते हैं। तो जब भी नेशनल इनकम निकालना होगा हम लोग क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रोड, माइनस कर देंगे। उसी तरह से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकालना होगा तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में से फैक्टर इनकम टू अब्रोड को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला निकल गया। उसी तरह से आपको उसी तरह से हम लोग को जब डोमेस्टिक इनकम निकालना होगा, तो क्या करेंगे, नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को माइनस करेंगे और प्लस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रोड को, तो हम लोग को निकल जाएगा डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो ये बस ऊपर वाला अगर आप याद रखिएगा कि नेशनल इनकम कैसे निकलता है, तो आप कैसे निकलता है, तो उसके बाद आप दूसरा फॉर्मूला जो है डोमेस्टिक इनकम निकालने का, उसको बस उल्टा कर देना है तो आप निकाल लीजिएगा। चलिए सेकंड आ गया। सेकंड हम लोग को ग्रॉस निकालना है। ठीक है, सॉरी ग्रॉस नहीं निकालना है, नेट निकालना है। तो जब भी नेट निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस जितना भी हुआ है उसमें से डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि हम लोगों ने मान लीजिए एक मशीन खरीदा, हम लोग पिछले साल एक फाइनेंशियल ईयर में पिछले साल एक मशीन खरीदा, लगभग आप 8 लाख रुपए का मान लीजिए खरीद लिए, और फिर क्या किया कि उसके नेक्स्ट ईयर मान 2008 में हम लोगों ने एक ये मशीन खरीदा और 2009 में मैंने उसे बेच दिया, तो क्या होगा, तो आप जो एक साल जो आपका वैल्यू था उसमें डिप्रिसिएशन तो लगेगा ना, उसमें उसको यूज किए उसको रखा गया तो उसको डिप्रिसिएशन वैल्यू होता है। तो और हम लोग अगले साल क्या किया, उसको बेच दिए कितना में, आपको ये 6 लाख में बेच दिए, 6 लाख में बेच दिए, तो कितना डिप्रिसिएशन वो निकला हम लोग का, 2 लाख रुपया। ठीक है, तो हम लोग जब भी हम लोग को नेट निकालना होगा तो क्या करेंगे, ग्रॉस जितना भी मान लीजिए ग्रॉस हम लोग का 8 लाख रुपया हम लोग खरीदे थे, डिप्रिसिएशन वैल्यू क्या हो गया, 2 लाख हुआ, तो नेट कितना निकलेगा, उसमें से ग्रॉस में से माइनस कर दिए, मतलब 8 लाख में से आप 2 लाख माइनस कर दीजिएगा तो नेट निकल जाएगा। सेम उसी तरह से जब हम लोग को नेट निकालना होगा तो क्या करेंगे, सॉरी ग्रॉस निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो ग्रॉस निकालना जब भी होगा तो नेट वैल्यू जो भी होगा उसमें डिप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, तो हम लोग का ग्रॉस निकल जाएगा। फिर आ जाते हैं हम लोग फैक्टर कॉस्ट से, मार्केट कॉस्ट हम लोग को जब निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट जो भी होगा, फैक्टर कॉस्ट जैसे हम लोग किसी चीज को बनाने में हम लोग का फैक्टर कॉस्ट लगा, लैंड लेबर कैपिटल जो भी लगा, तो उस पे तो हम लोग उसको जो भी एक प्रोडक्ट जैसे बना रहे हैं, शू बना रहे हैं, चप्पल बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग को फैक्टर इनकम तो हम मतलब फैक्टर लगता है ना, जैसे हम लैंड लेंगे, पहले कैपिटल लगा, इंटरेस्ट हुआ, जो भी वेजेस हम लोग लेबर को दिए, और तब जाके ना एक प्राइस डिसाइड होता है कि कितना मेरा कॉस्ट लगा, कितना उसमें लेबर का हम लोग यूज़ किया, कितना प्राइस लगा। तो उसके बाद वो फैक्टर कॉस्ट तो क्या करते हैं हम लोग कि उसमें फिर सरकार क्या करती है कि टैक्स लगाती है, तो ये टैक्स जो हम लोग अपने पास से पे नहीं करेंगे, ये तो हम लोग क्या करेंगे, हम उस टाइम हम लोग एट अ टाइम हम लोग गवर्नमेंट को पेमेंट कर देते हैं टैक्स, लेकिन ये जो टैक्स है वो हम लोग किससे वसूलेंगे, कस्टमर से वसूलेंगे। तो क्या करेंगे, पहले फैक्टर कॉस्ट में हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई हम लोग कंपनी लगाए, कोई इंडस्ट्री लगाए, कोई फैक्ट्री लगाए, एक रूरल एरिया में लगाए, तो वहां से क्या हुआ कि वहां पे जब रूरल एरिया में लगाए तो क्या होगा कि वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उन लोगों को वहाँ पॉवर्टी कम होगी, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट बहुत बार क्या होता है फिर उस चीज़ के लिए हम लोग को सब्सिडी देती है। जब सब्सिडी देगी हम लोगों को तो हम लोग को फायदा हुआ, तो हम लोग फायदा हुआ तो थोड़ा सब्सिडी हम लोग कस्टमर को भी, मतलब उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्राइस को घटा देंगे, तो वो अपने पास से हम लोग कुछ भी नहीं देते, तो सब अपने क्या होगा, जो हम लोग सरकार ने छूट दी तो हम लोगों ने थोड़ा प्रोडक्ट को प्राइस घटा दिए, तो उस तरह से कस्टमर को भी छूट मिल गई। तो हम लोग को जब भी मार्केट प्राइस निकालना होगा तो क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स जो भी हम लोग को लगा है उसको ऐड करेंगे और सब्सिडीज को माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा मार्केट प्राइस। और
जब भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग को निकालना होगा तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स जो भी है उसमें सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल जाएगा। और जस्ट उल्टा उसका हम लोग को जब भी फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा तो क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे और सब्सिडी को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप फैक्टर कॉस्ट निकाल पाइएगा। तो आपको मेनली 3 याद करने का ज़रूरत है, 3 फार्मूला। पहला आपको नेशनल इनकम कैसे निकलेगा, सेकंड नेट कैसे निकालेंगे, थर्ड मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे। अगर आप तीनों याद कर लीजिएगा तो बाकी और 3 उसका जस्ट अपोजिट करिएगा तो निकल जाएगा ही। और हम लोग डोमेस्टिक इनकम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डोमेस्टिक इनकम हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं NDP एट FC, NDP FC। इसका मतलब हुआ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। और उसी तरह से नेशनल इनकम को क्या लिखते हैं, NNP FC। इसका मतलब हुआ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जब भी शॉर्ट में लिखना होगा तो हम लोग ये लिखते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को NNP FC नेशनल इनकम को लिखते हैं, और डोमेस्टिक इनकम के लिए हम लिखते हैं NDP FC। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको निकलते हैं तो D से क्या होगा, डोमेस्टिक हुआ, और PFC मतलब इनकम। ठीक है, नेट इससे हुआ डोमेस्टिक और ये हो गया PFC इनकम। उसी तरह से यहाँ पे ये नेट ही हो गया और N से नेशनल हो गया और PFC से इनकम हो गया। गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने कन्वर्जन पढ़ा था, जिसमें से आपको डोमेस्टिक से डोमेस्टिक से नेशनल इनकम कैसे चेंज करेंगे, ग्रॉस से नेट में कैसे जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे। टोटल इसमें 6 कन्वर्जन है। 3 को याद करने के बाद 3 हम लोग अपने से बना सकते हैं। एक फिर था नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में कैसे जाएंगे, नेट से ग्रॉस कैसे जाएंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था। आज पढ़ेंगे नॉमिनल एंड रियल GDP। ठीक है, नॉमिनल इसका डिफरेंस पढ़ेंगे। तो डिफरेंस जानने से पहले हम लोग को उसका एग्जांपल मैं थोड़ा समझाऊं ताकि वो आसान पड़ेगा आप लोगों को समझने में। चलिए स्टार्ट। ठीक है, नॉमिनल एंड रियल GDP। ठीक है, क्या नॉमिनल GDP के कब निकलता है, कैसे निकलता है, करंट ईयर प्राइस पे। ठीक है, और G का मतलब हो गया ग्रॉस, और D से डोमेस्टिक, और P गुड्स एंड प्रोडक्शन। ठीक है, GDP जिसको कहते हैं। P से गुड्स एंड सर्विस एट मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू पे। चलिए, ये नॉमिनल GDP जो निकलता है ना वो करंट ईयर प्राइस पे निकलता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये नॉमिनल GDP जो है चेंज होता है 2 रीजन से। एक पहला चेंज होता है चेंज इन प्राइस होने की वजह से, मतलब प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी नहीं बढ़ रहा है। दूसरा, प्राइस भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। और इधर है रियल GDP। ठीक है, रियल GDP D से डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री हो गया, और P से गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ, और MP हो गया एट द मार्केट वैल्यू पे। बेस ईयर प्राइस जो होता है उसको हम लोग कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं। और ये चेंज होता है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है, इसमें क्वांटिटी में कोई क्वांटिटी मतलब इंक्रीज होता है, क्वांटिटी में बदलाव होने की वजह से इसमें चेंज होता है, वही आपको उसी वजह से फिर चेंज होता है। तो उसको रियल GDP हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या है, देखिए GDP इंक्रीज, इसमें जो GDP है वो इंक्रीज करा ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी, देयर इज नो चेंज इन प्राइस। इसमें क्या हो रहा है, GDP जो बढ़ रहा है ना वो सिर्फ क्वांटिटी के बढ़ने से बढ़ रहा है, इसमें प्राइस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो इंक्रीज इन क्वांटिटी मीन्स इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि जो GDP बढ़ रहा है हम लोग का ना, वो क्वांटिटी मतलब प्रोडक्शन बढ़ गया, इसलिए आपका GDP बढ़ रहा है, उसमें प्राइस नहीं बढ़ रहा है। तो उसी तरह से इसलिए इंक्रीज इन क्वांटिटी मीन्स इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इसमें मतलब है कि क्वांटिटी इंक्रीज मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल दिखाती हूँ आप लोगों को। तो एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने 2018 और 19 का ले लिया है। कमोडिटी में देख रहे हैं कि वीट है, वीट कितना है, क्वांटिटी 20 टन है, और प्राइस क्या 100 पर टन है। तो और क्लॉथ कितना है 100 मीटर, और इसका प्राइस क्या है 5 पर मीटर है। और शुगर 5 टन, 5 और प्राइस कितना है 5 टन है, 5 पर टन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे GDP एट मार्केट प्राइस नॉमिनल में कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इंटू प्राइस, मतलब जो क्वांटिटी है और प्राइस है। तो क्वांटिटी वीट का कितना आपको है 20,
और प्राइस कितना है पर टन के हिसाब से 100, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई किए 2000 निकल गया। क्लॉथ का कितना 100 है और प्राइस कितना है 5 पर मीटर है, तो 500 निकल गया। इसी तरह से शुगर का कितना है 5 क्वांटिटी है 5 टन और प्राइस 5 पर टन है, तो 200 500 इसका आपको जीडीपी निकल गया। तो सारे को ऐड कर दिए तो कितना टोटल आया इसमें 5000। तो फिर उसके बाद क्या हुआ 2023-24 में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो वीट का आपको यहाँ पे क्वांटिटी सब में सेम है, सेम टू सेम है, वहाँ भी 20 टन था यहाँ भी 20 टन है, लेकिन इसमें क्या हुआ आपको प्राइस इंक्रीज कर गया। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ लगभग 5-6 साल के बाद 2018 से आपको 23 गए, लगभग 4 साल 5 साल के 6 साल के बाद आपको क्या होगा प्राइस तो निश्चित है बढ़ेगा ही। तो इसमें क्या हुआ इसमें प्राइस बढ़ गया लेकिन क्वांटिटी नहीं बढ़ा, ठीक है। तो सेम उसी फॉर्मूला से क्वांटिटी इनटू प्राइस करके हम लोग इसको आपको जीडीपी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जीडीपी निकल गया, उससे जैसे क्वांटिटी और इनटू प्राइस को मल्टीप्लाई करके निकाल लिए सबका। तो क्या हुआ यहाँ पे कितना टोटल आ गया आपको 30,000 आ गया। जीडीपी कितना आया यहाँ पे 30,000, ठीक है। तो कितना डिफरेंस हो गया है ना। तो उसी लेकिन बट रियल जीडीपी जो हम लोग निकालते हैं एट मार्केट वैल्यू, इसमें देखिए इसका एग्जांपल देखिए यहाँ 2018 से 19 सेम ईयर, यहाँ वीट भी कितना है 20 टन है और प्राइस 100 पर टन है, सेम टू सेम है। आपको यहाँ पे उसी तरह से क्वांटिटी प्राइस करके निकाल लिए 2000 आया। क्लॉथ भी 100 मीटर और यहाँ प्राइस कितना है 5 पर मीटर है, तो इस सेम इसमें 500 आया। और शुगर कितना है 5 टन और प्राइस कितना 500 पर टन, तो 2500 आया, तो टोटल 5000 आया, दोनों का सेम है इधर। और क्या हुआ इसमें फिर रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे, रियल जीडीपी देखिए फिर क्या हुआ 2023 में 2024 में यहाँ पे सारा सब कुछ सेम है। क्वांटिटी क्या हो रहा है ना, क्वांटिटी यहाँ देखिए यहाँ पे आपको इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ प्रोडक्शन क्या हो रहा है बढ़ रहा है। और इसमें देखिए प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जो प्राइस हम लोग नॉमिनल जीडीपी जब निकाल रहे थे वहाँ प्राइस बदल रहा था, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे रियल जीडीपी निकाल रहे थे इसमें प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इसमें क्वांटिटी में बदलाव हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो इसमें फिर उसी तरह से फॉर्मूला से निकालेंगे तो क्वांटिटी इंटू प्राइस करके, तो 30 टन को 100 पर टन है, तो यहाँ 3000 हो गया। क्लॉथ आपको 200 मीटर है और कितना 5 पर मीटर है, तो 1000 निकल गया। शुगर कितना हो प्रोडक्शन कितना बढ़ गया है 10 टन हो गया है और प्राइस सेम है 500 पर टन है, तो टोटल इसमें 5000 आपको निकल गया। यहाँ पे जीडीपी आपको कितना हुआ 5 टन, टोटल कितना हो गया 9000 यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस इसमें निकल गया। तो ये रियल जीडीपी हम लोग ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना समझ में आया होगा, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ताकि आप समझ सकें। और इसका डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं, डिफरेंस क्या है इसमें। देखिए डिफरेंस क्या क्या है नॉमिनल जीडीपी का। इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइस। ये क्या है, ये आपको मार्केट वैल्यू बता रहा है गुड्स सर्विसेज का डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब जो कंट्री के बाउंड्री लाइन के अंदर हुआ है, ठीक है। एक अकाउंटिंग पीरियड मतलब वही फाइनेंशियल ईयर जिसको बोल सकते हैं। आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में कितना हुआ करंट ईयर प्राइस पर, मतलब अभी का प्राइस कितना है करंट ईयर प्राइस पे। वहीं पे रियल जीडीपी तो आपको क्या हो गया, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर मेजर्ड एट द बेस ईयर प्राइस। ये किस पे मेजर होता है बेस ईयर प्राइस पे, ठीक है। ये बताता है कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब हम लोग कंट्री के अंदर, और ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एट बेस ईयर प्राइस पर, ठीक है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज क्यों पड़ता है नॉमिनल जीडीपी, इसका 2 कारण है। ड्यू टू इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, नो चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। पहला है कि प्राइस आपको बढ़ रहा है और क्वांटिटी में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। सेकंड है चेंज इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। बहुत बार क्या होता है कि प्राइस भी बढ़ रहा है और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, उस आधार पर भी ये आपको जीडीपी नापा जाता है। सेकंड है रियल जीडीपी इंक्रीज, इसमें रियल जीडीपी इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी नो चेंज इन प्राइस। इसमें क्या है रियल जीडीपी में आपको इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी, प्राइस में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक। आपको थर्ड पॉइंट है इट डज नॉट शो द एक्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या हो रहा है यहाँ पे ना कि ये जो हम लोग निकाल रहे हैं
जो आपको नॉमिनल जीडीपी निकलता है वो आपको ना प्राइस के बढ़ने पे, ज़्यादातर प्राइस बढ़ रहा है, प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं होता है, गुड सर्विसेज नहीं कोई बढ़ रहा है या बहुत बार दोनों बढ़ता है, तो आप एक्चुअल में पता नहीं कर सकते कि है कितना गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, कितना हम लोग का जीडीपी ग्रोथ किया। ठीक है, और इसमें क्या है, इट शोज द एक्चुअल एबिलिटी गुड सर्विस, इसमें एक्चुअल बताता है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे सेम रह रहा है, लेकिन प्राइस सेम रह रहा है और प्रोडक्शन बढ़ गया, तो प्रोडक्शन ऑब्वियस है कि बढ़ गया, तो हम लोग क्या हो गया, हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, हम लोग का जीडीपी क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ये एक्चुअल एबिलिटी बताता है गुड्स एंड सर्विसेज कितना है हम लोग का। फोर्थ हो गया मनी इल्यूजन में ऑकर, मनी इल्यूजन इसमें होता है और मनी इल्यूजन नेवर ऑकर। मनी इल्यूजन क्या होता है, देखिए मनी इल्यूजन, इट इज अ सिचुएशन वेन जीडीपी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी। ठीक है, जीडीपी इसमें इंक्रीज हो रहा है, जीडीपी इसमें भी बढ़ जाएगा अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो भी आपको क्या होगा, जीडीपी जो है वो बढ़ेगा ही। लेकिन इसका क्या मनी इल्यूजन मतलब कहते हैं, ये सिचुएशन वो सिचुएशन को बोलते हैं मनी इल्यूजन, जब इंक्रीज हो रहा है किसमें, प्राइस में हो रहा है, नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी, मतलब प्राइस में बदलाव हो रहा है, क्वांटिटी नहीं बदल रहा है। मनी इल्यूजन क्या होता है, ये ऐसा सिचुएशन है जब जीडीपी हम इंक्रीज तो कर रहा है मगर सिर्फ प्राइस के बढ़ने से और गुड्स और सर्विसेज में प्रोडक्शन यहाँ नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आ जाते हैं, इट डज नॉट शोज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को नहीं दिखाता, क्योंकि यहाँ आपको बढ़ रहा है जीडीपी, मगर क्यों बढ़ रहा है, ज्यादातर प्राइस के बढ़ने के कारण से ही होता है, और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ओके, बट इसमें प्राइस भी बढ़ रहा है साथ में, तो क्या प्राइस भी, जो सामान मान लीजिए 5 रुपये मिलता था, आज उसका दाम 10 रुपया हो गया, तो भी तो प्राइस बढ़ गया ना, और क्वांटिटी बढ़ा, लेकिन उससे क्या होगा, जीडीपी एक्चुअल में पता नहीं चल रहा है, इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है। और इट शोज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये एक्चुअली में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को दिखाता है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी बढ़ता है, प्राइस नहीं बढ़ता है। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसका डिफरेंस नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और आगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकलेगा वो हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन किया था, रियल जीडीपी कैसे निकलेगा, इधर उधर फॉर्मूला करके भी निकाल सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर क्या होता है, जीडीपी क्या होता है आपको, इंक्रीज इन जीडीपी मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमी, मतलब कि जीडीपी इंक्रीज मतलब क्या मानेंगे हम लोग कि आउटपुट हम लोग का बढ़ा, मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तभी इंक्रीज होता है जीडीपी में। तो जब जीडीपी बढ़ेगा इस तो क्या होगा, प्रोडक्शन, इसका हम लोग मानते हैं प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के गुड्स सर्विसेज का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ा, तो गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा, क्योंकि अकेले तो हर काम नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए बहुत सारे लोग को हम अपॉइंट करेंगे, तो क्या होगा, नौकरी बढ़ेगा, जब नौकरी बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, लोगों को हम जिसको अपॉइंट करेंगे, जिसको रखेंगे, उससे क्या होगा, इनकम हम लोग उसको देंगे, पैसा देंगे, जब इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, पॉवर्टी घट जाएगा, जब लोगों के पास पैसा आने लगेगा तो गरीबी होता है, जो पॉवर्टी होता है वो कम हो जाएगा। पॉवर्टी क्यों होता है, क्योंकि इनकम नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए गरीबी है। और पॉवर्टी जब घटेगा तो इनइक्वलिटी भी घट जाएगा। इनइक्वलिटी मतलब कि अमीर लोग क्या हो रहा है, अमीर होते जा रहे हैं, गरीब क्या हो रहे हैं, गरीब ही होते चले जा रहे हैं, तो ये भी जो सिचुएशन है वो भी कम हो जाएगा, वो भी घट जाएगा। फिर इनइक्वलिटी घट जाएगा तो फिर क्या, लोगों के पास पैसा चला गया, जब पैसा जाएगा लोगों के पास तो क्या होगा, लोग डिमांड करेंगे सामान का, डिमांड करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर से प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड, अगर लोग आपको अगर 20 हजार रुपया का सामान मांग रहे हैं और आपके पास 5 ही हजार सामान का प्रोडक्शन है, तो आप क्या करिएगा, प्रोडक्शन को बढ़ाइएगा, तो आप क्या होगा, फिर प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक जीडीपी बढ़ जाएगा। इससे क्या हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो गया, बढ़ गया। तो सही मायने में हम लोग जो बोलेंगे, सही मायने में जो आपको इसका सही मायने में जो ग्रोथ होता है, जब ग्रोथ है इसी तरह से होता है जब प्रोडक्शन बढ़ता है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो कि जीडीपी एंड वेलफेयर में क्या होता है, जीडीपी और वेलफेयर का क्या कनेक्शन है। तो क्योंकि जब भी हम लोग जीडीपी को मान ही लेते हैं कि जीडीपी इंक्रीज इन जीडीपी मीन्स द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमी, मतलब कि आउटपुट
बढ़ गया, मतलब प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो मैं बेनिफिट बता चुकी हूँ। प्रोडक्शन बढ़ने से क्या क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, मतलब एक वेलफेयर हुआ आपको ना। अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से आपको नौकरी मिल रहा है और एम्प्लॉयमेंट उससे बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, तो ये क्या हुआ, जीडीपी और वेलफेयर का कनेक्शन हुआ कि जीडीपी ग्रोथ हुआ, मतलब प्रोडक्शन आपका बढ़ गया। तो साथ ही साथ क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ही साथ आपका जो वेलफेयर होता है, जिसको कहते हैं जो समाज में जो अच्छाई या फ़ायदा जो होता है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जब भी जीडीपी का हम लोग तभी हम लोग मानते हैं, जब क्या होता है, जब भी इंक्रीज कभी मानते हैं, कब अच्छा होता है ग्रोथ उसका, तभी मानते हैं कि हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है जब जीडीपी इंक्रीज करता है। क्योंकि इंक्रीज डायरेक्ट उसमें क्या होगा, जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है मतलब हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हम लोग का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, हम लोग का इनकम बढ़ रहा है, जो पॉवर्टी लेवल है वो घट रहा है, इनइक्वलिटी घट रहा है, डिमांड आपका बढ़ रहा है, फिर डिमांड बढ़ेगा, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर जीडीपी बढ़ेगा। तो ये एक चक्र है, एक सर्कल है जो आपका ये दिखा रहा है। और जीडीपी के बढ़ने से और उसका वेलफेयर से क्या संबंध है बता दिया मैंने। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका लिमिटेशन ऑफ जीडीपी पढ़ेंगे। लिमिटेशन मतलब कि जीडीपी का क्या आपको, मतलब उसका लिमिट, हर चीज़ का एक होता है ना कि बेनिफिट हुआ, क्या उसका नुकसान हुआ, तो इसका क्या लिमिटेशन है इसमें, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। चलिए ओके, फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने जीडीपी एंड वेलफेयर पढ़ा था कि जीडीपी और वेलफेयर कैसे जुड़ा हुआ है। तो आज पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, उसका लिमिटेशन हम लोग स्टार्ट कर, क्या क्या लिमिटेशन है उसका। तो पहला लिमिटेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या मतलब हुआ इसका, आपको हम लोग का जीडीपी प्रोडक्शन हम लोग का बढ़ने से क्या होता है, जीडीपी बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या सा लिमिटेशन हो जा रहा है, तो देखिए इसको पढ़ते हैं। द जीडीपी ऑफ आवर इकोनॉमी इज राइजिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इन एन आवर इकोनॉमी। मैंने कहा ही था कि हमको जीडीपी इंक्रीज कर रहा है, क्यों इंक्रीज कर रहा है, कैसे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हम लोग का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो उस वजह से हम लोग का जीडीपी इंक्रीज कर रहा है। ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ आवर कंट्री इज ऑल्सो राइजिंग। प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा तो उसके लिए हम लोग को आदमी का ज़रूरत था, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या हुआ, हम लोग के देश में राइज कर गया। ठीक है, उसके एम्प्लॉयमेंट राइज करने से क्या हुआ, विच लीड्स टू इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द पीपुल। आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो क्या हुआ, लोगों को इनकम बढ़ गया, क्योंकि हम लोग सैलरी देंगे, वेजेस देंगे, तो उन लोगों का इनकम बढ़ा। तो लेकिन हुआ क्या, क्यों ये क्यों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्यों लिमिटेशन हो जाता है, क्यों लिमिट हो जा रहा है, बट द इनकम ऑफ द पीपल इज राइजिंग इन अनइक्वल मैनर। क्या हो रहा है कि इक्वल जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, वो राइज हो रहा है ना, वो अनइक्वल मैनर में हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स द रिच इज गेटिंग मोर रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग मोर पुअरर। मैंने कहा था ना कि जो अमीर है वो बहुत अमीर हो रहे हैं और जो गरीब है वो बहुत गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, दिस इंक्रीजेज द गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट्स एंड लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वलिटी इन आवर इकोनॉमी। मैंने बोला कि जिसके पास बहुत पैसा है वो अमीर होते, जो अमीर है वो अमीर हो रहे हैं, जिसके पास बहुत पैसा वो पैसा होते जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देते हैं कि एक डॉक्टर जो काम कर रहा है, अगर ऑपरेशन करने से एक दिन में लाखों लाख रुपया कमा लेता है, और वहीं कंपाउंडर जो उसके साथ हमेशा 8-8, 9-9 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करता है, मगर उनका इनकम क्या होता है, वो नहीं बढ़ता है। और वही जहाँ एक डॉक्टर 1 घंटा 2 घंटा के ऑपरेशन में 2 लाख 3 लाख रुपया कमा लिया और कंपाउंडर का वही सैलरी रह जाता है। तो ये क्या गैप हुआ, जो अमीर था, डॉक्टर क्या अमीर था पहले से ऑलरेडी, और अमीर होते चला गया, और कंपाउंडर का जो सैलरी था नॉर्मल था, जो गरीब था वो गरीब ही रहता चला गया। तो यही हो गया अनइक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, ये लिमिटेशन हो गया जीडीपी का पहला। सेकेंड लिमिटेशन है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अब क्या है, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मीन्स जीडीपी इज राइजिंग इन आवर इकोनॉमी बट ड्यू टू राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स लाइक गन बम इटीसी। ये सच है कि हम लोग का जो जीडीपी जो देश का है वो इंक्रीज हो रहा है इकोनॉमी में, मगर क्यों इंक्रीज हो रहा है, किसके गुड्स से इंक्रीज हो रहा है, किस चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, डिफेंस गुड्स का। डिफेंस गुड्स क्या कहते हैं जिसको, गन बम
जो हम लोग के देश का जो सुरक्षा के लिए ज़रूरी है उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो क्या इसका प्रोडक्शन ये बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है, इसकी वजह से जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल गुड्स। मतलब इसका मतलब डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा सबसे पहले होती है, उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन जो नॉर्मल गुड का प्रोडक्शन है जिससे हम सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि खाना, कपड़ा, घर, जूता, चप्पल, मतलब जो ज़रूरी है हम लोग के बेसिक नीड्स जिसको बोलते हैं, वो उसमें इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा, वो बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किसके प्रोडक्शन, किसके ग्रोथ से, किसके डे से, प्रोडक्शन किसका बढ़ रहा है, डिफेंस गुड्स का, नॉर्मल गुड्स का नहीं बढ़ रहा है। तो क्या हम लोग गोली खा के जिंदा रह सकते हैं, बम खा के जिंदा रह सकते हैं? नहीं, उसके लिए हम लोग को चावल, दाल, कपड़ा, ये सब जो बेसिक नीड्स जिसको कहते हैं वो उसको बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यही इसमें दिया हुआ है। एज वी नो दैट द डिफेंस गुड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, बट अलॉन्ग विद द वी ऑल्सो नो दैट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नॉर्मल गुड्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिफेंस गुड्स क्या है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम लोग बिना नॉर्मल गुड्स, जो कि हम लोग का बेसिक जो नॉर्मल गुड्स जैसे चावल, दाल, कपड़ा, ये सब के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सो प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स आर ओनली डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, डिफेंस गुड का प्रोडक्शन क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, तो हमारा आपका प्रोटेक्शन है, कंट्री का प्रोटेक्शन से है, मगर डायरेक्टली रिलेटेड हम लोग के वेलफेयर से, इकोनॉमिक वेलफेयर से नहीं है, क्योंकि हम लोग को जीने के लिए खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम लोग को फ़ायदा होगा। तो डिफेंस गुड भी ज़रूरी है, क्योंकि देश की सुरक्षा भी ज़रूरी है, लेकिन आप लोग को बेसिक नीड्स, हम लोग जिंदा कैसे रह सकते हैं, हम लोग को फूड चाहिए, कपड़ा चाहिए, उस तभी जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था आपका कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज और बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं। अंडर दिस सिस्टम द गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स, all such transactions are not included in the estimation of GDP and due to this GDP remains underestimated। अब इसका क्या मतलब हुआ, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज मतलब जिसमें पैसे का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, पैसे का जहाँ इंक्लूड नहीं है, मतलब बार्टर सिस्टम जिसको कह सकते हैं आप। इस सिस्टम में क्या, गुड्स तो एक्सचेंज, गुड्स आर एक्सचेंज विद द गुड्स, मतलब इसमें क्या है, गुड्स के बदले हम लोग गुड्स दे रहे हैं, ले रहे हैं, और ऑल सच ट्रांजैक्शंस आर नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। और इसका जो भी हम बार्टर सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं, जो भी एक्सचेंज कर रहे हैं, वो जीडीपी में इंक्लूड होता ही नहीं। एंड ड्यू टू दिस आवर जीडीपी रिमेन अंडर एस्टिमेट, मतलब पूरी तरह से जो एग्जैक्ट जीडीपी कितना ग्रोथ हुआ वो हम लोग इसमें से नहीं निकाल पाते, इसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि मम्मी हो गई घर में, या जो भी लेडीज़ घर में काम करती है, वो आपके लिए खाना बना रही है, कपड़ा धो रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन क्या उसके बदले आप उन्हें पैसा देते हैं, नहीं देते हैं। तो वो क्या आपको जो आप वो जो सर्विस वो दे रही है घर में, क्या वो इंक्लूड होगा हम लोग के जीडीपी में? नहीं होगा। और वहीं उसके बदले अगर आप काम वाली रख रही हैं, खाना बनाने वाले रख रहे हैं, तो आप उसको क्या फ्री में वो काम करेगी? नहीं करेगी। आप उसको सैलरी दीजिएगा, उसका पेमेंट दीजिएगा, तो वो जो पेमेंट है वो जीडीपी में इंक्लूड होगा। तो वही यहाँ पे है कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, इसका ये क्या होगा, लिमिटेशन हो गया, क्योंकि घर में भी वो लोग काम कर रहे हैं, जो माँ है, जो बहन है, जो भी है, जो भी काम कर रहे हैं घर में, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, कपड़ा प्रेस करना, पढ़ाना लिखाना, उसका हम लोग कोई उसके बदले हम लोग उसको रुपया नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, तो वो हम लोग की जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती। और वही ये सारे काम आपको घर में ट्यूशन आके पढ़ा रही है या पढ़ा रहे हैं, या जो मेड आके खाना बना रही है, कुक खाना बना रही है, झाड़ू पोछा करी, उसके बदले हम लोग उसको सैलरी देते हैं, तो वो जीडीपी में डायरेक्ट इंक्लूड होता है। तो ये भी एक लिमिटेशन हो गया नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। ठीक है, फोर्थ हो गया एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ मीन्स द गुड्स एंड the good and the bad impact which does not include in the estimation of GDP। अब क्या हो गया एक्सटर्नलिटीज, क्या मीन्स गुड मतलब अच्छा और बुरा। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज कैसा होता है, पॉजिटिव, गुड और बैड बोल सकते हैं, और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, तो इसमें ये भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है। तो पहला क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। इसका क्या मतलब हुआ, विच क्रिएट्स a positive impact in our country but still it does not include in the estimation of GDP and due to this value of GDP remains underestimated। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है, जो सोशल वर्क होता है, जो समाज के लोग कुछ लोग काम करते हैं, वो भी हम लोग जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ले लीजिए, मिस्टर राम क्लीन द गार्डन ऑफ मिस्टर श्याम। यह क्या है, राम के पास, राम क्या किए, जो गार्डन था मिस्टर श्याम का, वो
क्लीन कर दिए, साफ़ कर दिए, उनको दिख रहा है कि ये गंदा लग रहा है, वो इतना इंतजाम कर नहीं रहा है, जिस कारण से वो नहीं कर रहा होगा उस आलस की वजह से या समय के अभाव की वजह से। तो श्याम क्या किए, मिस्टर राम क्या किए, श्याम जी के गार्डन को साफ कर दिए। बट मिस्टर राम डज नॉट गेट एनी रिवार्ड फॉर हिज सर्विस। ठीक है, तो क्या वो पैसा के लिए वो काम किए थे राम? नहीं, वो एक तरह से सोशल वर्क किए। उनको अच्छा नहीं लग रहा था, गंदा लग रहा था, तो वो साफ सफाई कर दिए, लेकिन राम को उसके बदले कोई पैसा नहीं मिला। ठीक है, बिकॉज ही क्लीन्स, बिकॉज ही क्लीन्स द गार्डन एज अ सोशल वर्क। मैंने बोला ना कि वो एक समाज सेवा के रूप में उसको ये कर दिया। उनको अच्छा नहीं लगता, इतना गंदा है, तो उनका फ्री टाइम था तो जाकर वो साफ सफाई कर दिए, उसके वजह उसको कोई पैसा नहीं मिला। सो दिस क्रिएट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन आवर कंट्री, बट स्टिल दिस पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी डज नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ GDP। ये क्या, ये अच्छा काम किए, एक सोशल काम किए, तो ये हम लोग को एक समाज पर कि हाँ लोग देख के, दूसरे का देख के कि हाँ वो ये अच्छा काम कर रहा है, तो हम लोग को दूसरे की चीज़ का कभी ज़रूरत मतलब हुआ तो बिना स्वार्थ के हम लोग किसी का मदद कर सकते हैं। तो उसके बदले आपको पैसा का ज़रूरत नहीं आप उम्मीद करते हैं, आप बस अपना सोशल वेलफेयर कर रहे हैं। लेकिन ये जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोग कंट्री पे पड़ रहा है, एक अच्छा असर पड़ रहा है, लेकिन ये GDP में इंक्लूड नहीं होगा। उसी तरह सेकंड, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज मतलब विच क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट इन आवर कंट्री बट स्टिल इट डज नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ GDP, एंड ड्यू टू दिस वैल्यू ऑफ GDP रिमेन्स अंडर एस्टिमेटेड। सेम इसमें क्या हो, नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग कंट्री पड़ रहा है, और जो नेगेटिव असर जो हम लोग का कंट्री पड़ रहा है वो भी GDP इंक्लूड नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो एग्जैक्ट GDP आपका निकल नहीं पा रहा है, एग्जैक्ट बता नहीं पा रहा है कि हाँ सच में कहीं सही मायने में कितना प्रोडक्शन का ग्रोथ हुआ, कितना हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ किया। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मिस्टर एक्स फैक्ट्री प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन ETC विच इफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द पीपल बैडली। अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स का एक फैक्ट्री है जो मान लीजिए कपड़ा बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो जो फैक्ट्री से बहुत सारा आवाज़ निकल रहा है, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, वाटर पोल्यूशन भी, बहुत सारा कचरा क्या करता है पानी में डाल दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसके हेल्थ जो आसपास के लोग हैं उसका हेल्थ पे बहुत ख़राब से असर हो पा रहा है, बहुत बैडली इफेक्ट पड़ रहा है उसका। तो ये भी इंक्लूड हम लोग क्या है, तो ये भी हम लोग का GDP में इंक्लूड नहीं होता है। सो दिस क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ आवर कंट्री, बट स्टिल दिस नेगेटिव एक्सटर्नलिटी डज नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ GDP। तो ये भी जो नेगेटिव इफेक्ट जो पड़ रहा है, नेगेटिव जो भी असर हो रहा है, जो उसमें से गंदा धुआं निकल रहा है, गंदा पानी में जा रहा है, जो नॉइज पोल्यूशन, ये लोगों पे, जो आम जनता है वहाँ पे, जो आसपास के लोग हैं, उनको क्या हो रहा है, उस पर इम्पैक्ट कर रहा है, बैड इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन ये भी GDP में इंक्लूड नहीं होता है। तो ये था इसका लास्ट लिमिटेशन ऑफ GDP। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, और नेक्स्ट एक टॉपिक इसमें और बचा है तो हम लोग उसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग चैप्टर 2 में थे। किस चैप्टर का नाम क्या था, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें लगभग हम लोगों ने सारा टॉपिक कवर कर चुकी हूँ मैं। पहला जो था नेशनल इनकम वो भी कवर हो चुका है, डिफरेंस जो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम था वो भी कर चुकी हूँ। उसके बाद जो भी नॉर्मल रेसिडेंस किसको कहते हैं, कौन नॉर्मल रेसिडेंस नहीं है, एक्सेप्शन मतलब उसका वो भी कर चुकी हूँ। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री का मतलब क्या होता है वो भी हम लोगों ने कर लिया है। फिर जो कैलकुलेशन होता है नेशनल, आपको डोमेस्टिक से ग्रॉस कैसे निकालना है, उसके बाद ग्रॉस से नेट कैसे जाना है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैसे जाना है, फैक्टर कॉस्ट से हम लोग को मार्केट प्राइस कैसे निकालना है, उसका अपोजिट भी हम लोगों ने किया था। ठीक है, उस पर कुछ हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी बनाया है, उसका डिफरेंस भी कर लिया था। नॉर्मल GDP क्या होता है और रियल GDP क्या होता है, GDP डिफ्लेटर क्या होता है, मतलब जिसको प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, उस पर भी हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल कर लिया था। और GDP एंड वेलफेयर भी हम लोगों ने पढ़ा था, GDP के बढ़ने से क्या क्या वेलफेयर होता है, क्या क्या फ़ायदा होता है, और उसका लिमिटेशन भी है जो GDP का कौन कौन लिमिटेशन था। तो कौन कौन सा लिमिटेशन था हम लोग का, पहला था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन इनकम क्या है इसमें बताया था मैंने कि जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे एक डॉक्टर एक दिन में ऑपरेशन करता है तो आराम से 2-3 लाख, जो बड़ा हॉस्पिटल होता है उसमें आराम से वो कमा लेता है। लेकिन जो एक कंपाउंडर होता है जो 8 घंटा 12 घंटा वो ड्यूटी करता है, उसका जो सैलरी होता है वो उस लेवल पे नहीं बढ़ा रहता है। तो इसमें क्या है, जो अमीर है वो अमीर हो रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब ही रह रहे हैं, मतलब उसका इनकम लेवल कम है।
एक सेकंड था कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी पे हम लोगों ने पढ़ा था कि देखिए हम लोग का जीडीपी इंक्रीज मतलब जीडीपी अगर ग्रो कर रहा है तो मतलब हम लोग इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, लेकिन जीडीपी किस आधार पे ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी हम लोग किस आधार पे ग्रो कर रहा है, किस गुड्स से ग्रो कर रहा है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग को बेसिक जो इंसान हम लोग हैं, जो खाना हम लोग को चाहिए, फूड, कपड़ा, फूड, क्लोथ्स, हाउस, ये सब हम लोग का बेसिक नीड्स है जो हम लोगों को चाहिए। तो हम लोग का जीडीपी जरूर ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी जरूर ग्रो कर रहा है, मगर किस कौन से कॉमोडिटी पे, मैंने पीछे क्लास में बताया था डिफेंस के गुड्स से, मतलब डिफेंस गुड्स से गुड्स को बढ़ाया जा रहा है, उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो अच्छा है, क्योंकि देश की सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग उससे सर्वाइव नहीं कर सकते, उससे जी नहीं सकते, हम लोग गोली खा के नहीं रह सकते। हम लोगों को खाना चाहिए, घर चाहिए, कपड़े चाहिए, जो बेसिक नीड्स जो होता है वो हम लोग को आज की डेट में चाहिए, तभी हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक्सेप्शंस है। और एक और एक्सेप्शंस था जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज प्राइस सिस्टम, जो इसमें भी मैंने बताया बाटा सिस्टम कह सकते हैं, जिसमें बताया था कि जैसे कि घर में जो माँ होती है, बहन होती है, जो भी होता है, जो भी घर में जो काम कर रहा है, मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कह सकते हैं, जो घर में मम्मी खाना बना रही है, आपको बर्तन धो रही है, उसका आप पैसा नहीं देते, उसके लिए आप उसको पेमेंट नहीं करते, तो वो इंक्लूड होता ही नहीं है जीडीपी में आपका, वो नहीं है। लेकिन वही अगर सर्वेंट आ रहा है, उसको उससे आप काम ले रहे हो, या कोई ट्यूशन पढ़ाने आता है घर पे, तो उसको आप जो पेमेंट करते हो, सैलरी जो उसको देते हो, वो आपको जीडीपी में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक्सेप्शंस है। और एक उसमें भी और भी पढ़ा था मैंने, एक्सटर्नलिटीज़ में बताया था मैंने कि एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़, एक नेगेटिव। पॉजिटिव जैसे कोई सोशल वेलफेयर कर दिया, कोई मान लीजिए फ्री है, आपके घर का सफाई कर दिया, जो पड़ोसी है या कोई दोस्त है, आपको देखा करिए यहाँ पे उसका अच्छे से अरेंज नहीं है, तो उसको क्या किया, उसको घर को अच्छे से अरेंज कर दिया, अच्छे से डेकोरेट कर दिया। और वही काम अगर कोई और करता, जिसको आप बुलाते इंटीरियर को या किसी को, तो आपको उसको पेमेंट देना पड़ता, लेकिन ये तो सोशल वेलफेयर किया, उसको लगा कि नहीं इसको मदद कर देना चाहिए करने, तो वो एक समाज का मतलब सोशल वेलफेयर, उसको आप पेमेंट उसको नहीं किए। ठीक है, तो ये भी इंक्लूड नहीं होता हम लोग के जीडीपी में। और एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ मतलब वही जो हम लोग फैक्ट्री में प्रोडक्शन जब कर रहे हैं, तो जो पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन जो हो रहा है, वो भी हम लोग उसमें नहीं इंक्लूड करते, मतलब उसको माइनस नहीं करते या घटाते नहीं हैं, तो हम लोग एग्जैक्ट जीडीपी में से नहीं निकल पाता है। तो इसलिए ये सब क्या है ना, एक्सेप्शंस है आपको। ठीक है, जीडीपी का। तो आज लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का, वो लास्ट टॉपिक आपको ग्रीन जीएनपी। अब ग्रीन जीएनपी क्या होता है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रीन जीएनपी इज एस्टिमेटेड विथ नो रिगार्ड्स टू, मतलब ये बोला ग्रीन जीएनपी मतलब आपको ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे फर्स्ट है, जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। आप जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ग्रोथ कर रहा है, मतलब हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, करे जरूरी है, लेकिन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बेसिस पर नहीं। ठीक है, सेकंड है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब आप इसको भी बर्बाद नहीं कीजिए। इन दोनों के बेसिस पर नहीं जीडीपी को इंक्रीज करना है, जीएनपी को इंक्रीज नहीं करना है। पहले इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या हुआ, इन दिस इट इज सेड टू बी इंक्रीज द प्रोडक्शन विदाउट क्रिएटिंग पोल्यूशन लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, बोल रहा है कि आप प्रोडक्शन को बढ़ाइए, ठीक है, लेकिन आप इन्वायरमेंट को गंदा मत करिए। आप उसमें से आप उसके लिए उपाय करिए, जैसे एयर पोल्यूशन जो ताकि ना हो उसके लिए आप उपाय करिए, वाटर पोल्यूशन ना हो आप उसके लिए काम करिए, और नॉइज पोल्यूशन भी ना हो उसके लिए आप उसके लिए कुछ उपाय करिए, कुछ टेक्नोलॉजी लाइए, जो भी करिए। तो तब इस आधार पे नहीं होगा, इन्वायरमेंट पोल्यूशन करके आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को नहीं बढ़ाना है। तो वही चीज़ है कि आप इसको सही करिए, तो उसके बाद अगर इस सब की अगर हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल में रहकर प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब जीएनपी ग्रोथ कर रहा है, इकोनॉमी सही मायने में ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, सेकंड था एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बोल रहा है इसके भी बेसिस पे नहीं करना है। इट मीन्स डू नॉट एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज और डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज, फॉरेस्ट, एनिमल्स इटीसी। मतलब ये बोल रहा है कि आप प्रोडक्शन को बढ़ाइए, लेकिन नेचुरल रिसोर्स को बर्बाद नहीं करना है। तो आपको पेड़ पौधा नहीं काटना है, अगर आपको जरूरत पड़ा आप काट रहे हैं तो उसके बदले में आपको बहुत सारा पेड़ लगाइएगा। और उसके जानवर जहाँ रहते हैं उस फॉरेस्ट को आप काट दे तो जानवर कहाँ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको नेचुरल रिसोर्स का भी ख्याल रखना है, और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स नहीं करना है, और ना ही तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करना है।
तो आप उसकी सबको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, सबके लिए बहुत सारा क्या किया गया कि लॉ बनाया गया, रूल रेगुलेशन बनाया गया, ताकि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं हो, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हो, और सही मायने में इकोनॉमी ग्रोथ करे। तो आज हम लोगों ने लास्ट टॉपिक ग्रीन जीएनपी कर लिया है। तो अब हम लोग अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगला क्लास पढ़ेंगे। वैसे मैं कल पूरा जो भी अभी तक पढ़ाई हूँ सबका मैं एक जगह करके डालूंगी। और थर्ड हम लोग अब उसके बाद हम लोग थर्ड यूनिट पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद से। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, बाय।